नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूपी बोर्ड ज्ञान भंडार पर। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। तो आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 का पार्ट 2 करने जा रहा हूं। अगर पार्ट वन आपने नहीं देखा है तो आप जाके भी देख सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है और कमेंट में भी पिन कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले आप इसको देख लीजिए। मैं आज इस सवाल को मैं इसलिए 2 पार्ट में लेके आया हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमको ये प्रूव करना है कि 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कोई प्राकृत संख्या। समझिए पहले यहाँ से, किसी प्राकृत संख्या n कह रहा है, तो प्राकृत संख्या हमारी क्या होती है? ये तो होती है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृत संख्या ही होती है। कह रहा है कि 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले आप इसको समझिए किस प्रकार से मैं समझा रहा हूँ इसको, फिर आप इसको हल लिखेंगे किस प्रकार से लिखते हैं इसको। देखिए 6 के पावर n है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे n बराबर रखते हैं यहाँ पे 1। प्राकृत संख्या कह रहा है तो 1 2 3 4 इसे रख के चेक करेंगे 1, तो 6 के पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से n बराबर 2 रख दीजिए, यानी कि 6 के पावर n है ये ना, तो n के स्थान पे 2 रखा तो यहाँ पे 2 हो गया। तो 6 के पावर 2 यानी कि 6 को 2 बार लिखा है, 6 6 यानी कि 6 को 36 हो गया। फिर यहाँ से n के पावर अगर 3 रख देते हैं हम, तो 6 के पावर 3 6 को 36 छक्का 216। ऐसे ऐसे आप करते जाएंगे 3 4 5 6 जितना तक आप कर सकते हैं। तो क्या अंक 0 पर समाप्त हो सकता है? 0 अंक मतलब कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ये इकाई का अंक है 6। क्या 0 पर समाप्त हुआ? 6 पर समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ। क्या ये 6 पर समाप्त हुआ? नहीं समाप्त हुआ। 0 पर समाप्त हुआ? नहीं हुआ। 6 पर समाप्त हो रहा है। ये भी 6 पर समाप्त हो रहा है। तो आप 6 के पावर कोई भी संख्या ले लो, 1 से लेके 100 या 1000 तक, वो आपका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, कभी भी 0 नहीं आएगा यहाँ पे यूनिट डिजिट। ठीक है, चाहे आप जो भी लेंगे, 6 के पावर 7 8 9 10, प्राकृत संख्या यानी कि 2 3 4 है, कुछ भी लेंगे आप तो जाके वो 6 पर ही ख़त्म होगा। ठीक है, तो 0 पर समाप्त नहीं होता है। तो ये आपने समझ लिया। अब चलिए इसको मैं आपको हल करके दिखाता हूँ कि कैसे ये हल होगा आपका। ठीक है, तो आप 6n को क्या इस प्रकार ले सकते हो? 6n को क्या आप ले सकते हो इस प्रकार, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, और n यानी कि हो जाएगा 3 दूनी 6 के पावर n हो जाएगा। यही प्रकार तो है। और आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि a गुणे b के पावर n बराबर क्या होता है? a के पावर n इंटू b के पावर n। ठीक है, a के पावर n इंटू बी के पावर n। तो 6n को क्या लिख सकते हो आप? इस 2 दोनों के ऊपर पावर होल स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको 2 के पावर n इंटू 3 के पावर m लिख सकता हूँ n। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो मैंने आपको दिखा दिया कि 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब 0 पर समाप्त होने का कंडीशन क्या है? मतलब मान लीजिए कि कोई सवाल होता है कि 0 पर समाप्त होता वो, तो कंडीशन क्या होती? तो उसका कंडीशन ये है, अगर कोई संख्या मान लीजिए 0 पर समाप्त होती है, तो 0 पर समाप्त होने का मतलब अगर कहीं पे भी 1 2 है और 1 5 है, तभी वह 1 0 का निर्माण करेगा वो। अगर 2 है यहाँ पे 5 नहीं है, 3 4 कुछ है, तो 0 नहीं बनाएगा वो। अगर 2 5 है 1 1, तभी 0 का निर्माण होगा, या और भी 2 हो या 5 और हो, तभी 1 0 का निर्माण करेगा, अन्यथा 0 का निर्माण नहीं होगा या यूनिट डिजिट 0 नहीं आएगा। उसके लिए 1 2 और 1 5 का होना आवश्यक है। तो ये 2 और 5 होना चाहिए, तो 2 तो यहाँ पे है लेकिन 5 है नहीं, ये 3 है। तो मैंने समझा दिया था पहले आपको यहीं पे, तो नहीं समाप्त होगा 0 पर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, जो मैंने समझाया आपको कि रूप का नहीं है, इसके रूप का नहीं है ना ये, कि तो वही लिखेंगे कि रूप का नहीं है। देखो यहाँ पे, अतः 6 के पावर n जो है अंक यानी कि यूनिट डिजिट अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है,
आपका ये हो गया। अब चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 इंटू 13 प्लस का 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1 गुणे और प्लस का 5 भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या होती है क्या है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं हमारी वो होती हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी कि वो, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये, समझिए यहाँ पे, क्या 7 हमारा भाज्य संख्या है? क्या 7 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, या तो खुद 7 से कटेगा? तो इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, तो ये अभाज्य संख्या, ये भाज्य नहीं है। और मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे 4, तो 4 क्या भाज्य है, कंपोजिट नंबर है कि नहीं है? तो ये 1 से भी कटता है, 2 दूनी 4 से कटता है, और 4 खुद से कटता है। तो ये इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 1 2 3 फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया, यानी कि भाज्य संख्या, ठीक है। अब चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको। यानी कि 2 से अधिक फैक्टर होंगे तभी वो हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। इसी को हमको सिद्ध करना है कि भाज्य संख्याएं हमारी क्यों हैं। तो देखिए, पहला, इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट तो हमारा ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा। तो पहले पहला पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, पहले लिखिए पहला पार्ट। यहाँ पे आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13। अब इसको आप थोड़ा सा सरलीकरण कर लीजिए, थोड़ा सा सरल कर लीजिए इसको। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, 13 को आप कर लीजिए कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 बचा, 11 बच गया, और यहाँ से 1 बचा है, तो 1 इंटू 11 करेंगे तो 11 ही रहेगा, और प्लस का 13 से ये भाग हो जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ से 13 इंटू 11 सत्ते 77 और प्लस का 1 78 हो गया। अब देखिए समझिए यहाँ से, अब 13 गुणे 78 है, क्या मैं इसके गुणे में 1 लिख सकता हूँ? ले सकता हूँ। 78 गुणे 1 करूँगा तो 78 1 कम 78 ही होगा। अब देखिए इससे कितने फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो आपका ये हो गया, ये एक फैक्टर आपका ये हो गया, और एक फैक्टर आपका ये हो गया, यानी कि इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए ना, 1 2 3 फैक्टर हो गया ना। तो ये संख्या भाज्य है, बिल्कुल भाज्य है। इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसके 2 से अधिक फैक्टर है ना, तो ये भाज्य संख्या होगी। यानी कि समझिए, मतलब समझिए कि इसके 2 से और ज़्यादा ही फैक्टर होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि मोटा मोटी समझिए आपके, इसको 2 से अधिक फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इसको आप लिखिए, इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं। चूँकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। यह भाज्य संख्या है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखिए कैसे करते हैं इसको, उसी प्रकार से करेंगे। दूसरा पार्ट में आपका क्या है, 7 गुणे 6 और फिर गुणे 5 है, गुणे 4 है, गुणे 3 है, गुणे 1 है, और प्लस का 5 है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, 1 5 यहाँ है, 1 5 2 बार 5 है, तो 5 को आप बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से बचा आपका 6 गुणे 6, यहाँ से 1 बचेगा, इससे भाग करेंगे 5 से 5 को, 1 बचेगा, 1 इंटू 6 करेंगे तो 6 ही रहेगा, और गुणे 4 यहाँ से हो गया, और 3 1 कम 3 करेंगे तो 3 ही रहेगा, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5, अब देखिए यहाँ 7 छक 42 होता है, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए 7 छक 42 होता है, और 42 चौको 168, और 168 या 504 होता है आपका, 504 और प्लस का 1 505 हो गया, यानी कि 5 गुणे 505। अब क्या मैं इसके गुणे में कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं? इसके 2 से अधिक नहीं, और ज़्यादा फैक्टर होंगे, लेकिन मोटा मोटी समझ लीजिए इसके 2 से अधिक फैक्टर हो गए, 1 2 3। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारी भाज्य संख्या होंगी, चूँकि इसके 2 से अधिक फैक्टर हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। हो गया इतना। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम, यह प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है, जबकि
इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप समझिए। मान लीजिए कोई ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पेसिफिक पॉइंट है कि यहीं से सोनिया भी, ठीक है, अब कह रहा है देखिए यहाँ पे कि एक चक्कर लगाने में, मान लो कि इसको एक चक्कर पूरा लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कि सोनिया को इसको एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 18 मिनट लगते हैं। और फिर देखिए कि इसी वृत्ताकार पथ का रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यानी कि रवि को कितने लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं। इसी को यहाँ से लेके यहाँ तक एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि मान लीजिए, और फिर कह रहा है कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। मतलब कि ये चक्कर लगा रहे हैं, कितने समय बाद, कितने मिनट बाद वे पुनः इसी स्थान पर मिलेंगे। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में होता क्या है कि आपको एक तो इसमें दिया रहेगा कि न्यूनतम पूछा रहता है या अधिकतम पूछा रहता है। तो अगर न्यूनतम पूछा रहता है तो हम एलसीएम निकालते हैं, और अधिकतम पूछा रहता है तो एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें कुछ नहीं पूछा है तो इसमें हम एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, तो किसका एलसीएम निकालेंगे, आपको एक तो 18 मिनट दिया है और एक 12 मिनट दिया है, तो हम निकालेंगे इसी का एलसीएम ऑफ 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे 12 का एलसीएम, जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे, उतना मिनट लगेगा, उतना ही मिनट लगेगा उनको फिर दोनों को मिलने में, यहीं पे मिलेंगे उतने मिनट बाद। तो 12 का एलसीएम कितना हो, 12 का काटेंगे, पहले भाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 छक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3 हो गया। अब यहाँ से 18 कर लीजिए। 2 छिक 18, नहीं 2 नाम 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब 12 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 बार 2 है। और फिर 18 का क्या होगा, 2 गुणे 3 और गुणे 3। अब देखिए एलसीएम में होता क्या है कि जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम एक बार लिखते हैं, और जो बच जाता है उनको उतार देते हैं। लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन होता है केवल हम उसी को लिखते हैं। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो जो दोनों में कॉमन होगा हम उसी को केवल लेंगे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन होगा, दोनों में कॉमन केवल 2 है और 3 है। तो पहले 2 × 3 लिख लो, जो दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिख लो, और 2 और ये 3 बच गया तो इसको उतार दो ऐसे, 2 और 3 बच गया। तो 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। यानी कि वे 36 मिनट बाद पुनः इसी स्थान पर आके मिलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और फर्स्ट पार्ट प्रश्नावली 1.1 का पहला पार्ट जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया है वीडियो का, और कमेंट में भी उसका पिन कर दिया है लिंक, तो आप जाके वहाँ से भी पहला पार्ट आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।